तो गाइस कैसे हो आप सब? बढ़िया, बिंदास, मस्त। तो यार देखो, जेई 2023 जो है ना, उसमें एनटीए आपको चकमा दे सकता है। बहुत सारी चीज़ों में चकमा आपको मिल सकता है। पैटर्न से रिलेटेड चकमा मिल सकता है, कब ये होगा उसमें आपको चकमा मिल सकता है। उसके अलावा अटेम्प्ट से रिलेटेड भी कुछ बात हो सकती है, और उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स की और भी क्वेरीज हैं जो इस वीडियो में मैं रिजॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधा पॉइंट की बात करते हैं। देखिए यार, सबसे पहले बात करते हैं हम पैटर्न की। अगर हम बात करते हैं पैटर्न की, तो यार पैटर्न जो है ना, अभी जो है आप ऑलरेडी जानते हो कि जेई मेन का जो पैटर्न है और जेई एडवांस दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले जेई मेन की बात करते हैं। जेई मेन का जो पैटर्न है उसमें आप जानते हैं 90 क्वेश्चंस आते हैं, और 90 में से अपने को 75 करने होते हैं। और जो इंटीजर होते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 10 में से 5 ही हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है, ये जो ऑप्शंस हैं, ये रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस हुआ था। पहले इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, अब नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है। तो पहली चीज़, मेरा जो पर्पज़ है ना इस वीडियो के थ्रू, ये पर्पज़ है कि आप सबको अवेयर करना कि भाई एक फिक्स्ड फ्रेमवर्क में आप मत रहना, क्योंकि यू शुड बी रेडी फॉर द चेंज। क्योंकि द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। तो हमेशा जेई प्रिपरेशन जब हम करते हैं ना, तो हर साल कुछ ना कुछ छोटे छोटे बदलाव होते रहते हैं। तो बी रेडी कि 2023 में भी वो बदलाव आ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ये जो ऑप्शन दिए गए थे वो अगली बार ऑप्शन ना दिए जाएं, राइट। और कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। जैसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, अब न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स आ गई। हो सकता है कोई नया वैरायटी का प्रॉब्लम्स भी आ जाए। तो इसलिए अपना प्रिपरेशन लेवल अच्छा ही रखना है। जेई मेन का जो लेवल है वो धीरे धीरे एडवांस्ड की तरफ जाता जा रहा है, खासकर मैथमेटिक्स में अगर बात करें। फिजिक्स में थोड़ा लेवल नॉर्मल सा है, बाकी पेपर स्लॉट पे भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं एडवांस्ड का। एडवांस्ड की अगर बात करें तो एडवांस में कोई फिक्स पैटर्न होता ही नहीं है, हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस वैसे ही आते रहते हैं। तो एडवांस तो हमेशा ही एवरग्रीन है। तो इसलिए आप सभी को मतलब तैयार रहना है मेंटली कि भाई अगर कुछ बदलाव भी हो तो यू शुड बी रेडी। ठीक है ना, रोने धोने का नहीं है अपने को, है ना। अपनी जो फैमिली है, अपन लोग जो है ना फाइटर्स हैं, और अपने को रोने धोने का नहीं है। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी चेंजेस आते हैं एकदम से रोने धोने लग जाते हैं। भाई गेट रेडी, तैयार रहो उस चीज़ के लिए। ठीक है, अगली चीज़ बोर्ड्स की बात कर लेता हूँ मैं। बोर्ड्स में 75% क्राइटेरिया की बात कर लेता हूँ। जानना चाहते थे ना कई सारे स्टूडेंट्स। हाँ, तो 75% क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यार वो अभी तक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इस साल तक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हो सकता है, क्या पता अप्लाई हो जाए तो नेक्स्ट ईयर। तो इसलिए जिनके अभी एग्जाम हैं, बाय द वे जिनके हो चुके हैं, उनको इंप्रूवमेंट देना चाहिए। अगर उनका 75 से कम हो रहा है, या जो कट ऑफ होता है ना उससे अगर कम परसेंटेज है, तो दे शुड गिव इंप्रूवमेंट एग्जाम। नहीं तो रिस्क रहता है, नहीं तो बैक ऑफ दैट आपके दिमाग में परेशानी रहेगी कि यार क्या पता अप्लाई हो नहीं हो, फिर पूरा साल डिलेमा में रहोगे यार। तो फिर आपकी तैयारी भी अच्छे से नहीं हो पाएगी, है ना। तो जो स्टूडेंट अभी अर्ली ड्रॉपर्स हैं, है ना, ये वीडियो उनके लिए भी है, और उनके लिए भी है जो 11वीं से 12वीं में अभी मूव कर रहे हैं, और जो 11 से 12 मूव कर रहे हैं, वो पहले से ही ध्यान रखें कि भाई बोर्ड्स को टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले, नहीं तो भयंकर आपको चकमा दिया जा सकता है, हो सकता है। अगले कई सवाल। अब बात आती है डेट की, कि भाई कब एग्जाम हो सकते हैं, जेई मेन कब हो सकता है, जेई एडवांस कब हो सकता है, अटेम्प्ट्स कितने हो सकते हैं। उसके अलावा अर्ली ड्रॉपर्स जो हैं, जो स्टूडेंट अभी डिसाइड कर चुके हैं कि भाई इनको ड्रॉप करना है, तो कुछ स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं, है ना। कई जो बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, काफ़ी सारे, बिहार बोर्ड का तो आई थिंक रिजल्ट भी आ चुका है, राइट। तो कई स्टूडेंट्स के हो चुके हैं, तो वो तो तैयारी शुरू करने वाले होंगे या कर चुके होंगे। और उसके अलावा जो 11th वेस्टेड वाले स्टूडेंट है, वो खासकर सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको है। तो उनको दिक्कत ये है कि भाई उनके पास सामने अप्रॉक्सीमेटली भी 9 मंथ्स है। तो सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे, कैसे तैयारी करोगे, और क्या एक साल में अच्छी रैंक लाना पॉसिबल है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो अर्ली ड्रॉपर्स हैं और जो 11th वेस्टेड है, उनके लिए भी बताऊँगा। उससे पहले बता देता हूँ कि यार अटेम्प्ट्स देखो, पहले 4 थे, ठीक है। उससे पहले आपने देखा था सबसे पहले 1 ही होता था, है ना। उसके बाद 2 किए थे, 2 से 4 किए, 4 से 2 किए। तो उस बेसिस पे मतलब क्या पता एक ही अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है, हु नोज, राइट। वैसे लॉजिकली देखा जाए तो 2 अटेम्प्ट होने ही चाहिए, क्योंकि 2 अटेम्प्ट इंट्रोड्यूस इसी बेसिस पे किए गए थे कि भाई स्टूडेंट्स जो हैं, जो पहले अटेम्प्ट में अच्छा नहीं कर पाए, उनको एक सेकंड चांस भी मिलेगा। तो अटेम्प्ट बढ़ने के चांस तो बहुत ही रेयर हैं। 2 से 4 तो 4 एक स्पेशल सिनेरियो में कराए गए थे जब कोविड का सिनेरियो चल रहा था उस समय, ताकि स्टूडेंट बाय द वे एक अटेम्प्ट उसका मिस हो गया तो अगले अटेम्प्ट में वो एग्जाम दे दे, ये उसका एनटीए का प्लान था। तो अब वो 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो 2 ही रहेंगे, पर होने को यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि हो सकता है एक ही हो जाए, एक ही रह जाए। तो आपको रोने धोने का नहीं है ना, मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, क्योंकि ओनली कांस्टेंट इज चेंज। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर तुमने यार लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ओके। अटेम्प्ट्स हम मान लेते हैं, अपन 2 एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली 95% चांस तो यही है कि 2 ही रहेंगे, नहीं तो बच्चे हाहाकार मचाएंगे कि हमारे साथ ये क्या हो गया, अत्याचार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो 2 ही होंगे।
क्योंकि पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। अब 2 ही होंगे तो जेई मेन 2 होंगे, ज़्यादातर चांसेस तो वही हैं। अब जेई मेन की बात करें तो जेई मेन का पहला अटेम्प्ट कब हो सकता है? तो यार एट द अर्लीस्ट अगर हम बात करें तो पहला अटेम्प्ट जो है वो जनवरी एंड से पहले तो होने के चांस कम ही होते हैं, क्योंकि पहली बार भी जब हुआ था ना ऐसे तो जनवरी एंड में हुआ था एग्जाम। तो जनवरी एंड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फरवरी तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट एट द अर्लीस्ट हम जनवरी एंड तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यानी हमें जो अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा वो ये मान लो दिसंबर एंड तक तो करना चाहिए। जिन्होंने अभी मतलब पूरा 11th पूरा 12th करना है, खासकर मैं अर्ली ड्रॉपर्स की बात कर रहा हूँ और 11th वेस्टेड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो सिलेबस अगर हम बहुत पहले कंप्लीट कर लेते हैं ना, अगर आप 11th से पढ़ रहे हो और 11th बहुत अच्छा गया है तब तो आप पहले कंप्लीट करके रिवीजन कर सकते हो। अदरवाइज सिलेबस ढंग से कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ढंग से कंप्लीट कैसे करोगे? 9 मंथ्स में अगर मान लो 11th वेस्टेड है या अर्ली ड्रॉपर है तो इतना सारा सिलेबस 9 महीने में कैसे कवर होगा? तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे कर सकते हो, है ना, देयर इज़ अ वे, ठीक है। अगली चीज़ जेई एडवांस जो है तो जन एंड में पहला अटेम्प्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगले वाला ऑब्वियसली लगभग 4 महीने के बाद हम अप्रैल मंथ में या मई मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली डेट एग्जैक्ट तो अपने को अभी से कैसे पता लगेगी, तो ये गैप इसके बीच में रहेगा, गैप रहना भी चाहिए, तभी तो बेनिफिट है, ताकि अगले अटेम्प्ट में हम अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकें। अब उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एडवांस जो है वो जून मिड में, एंड में या जुलाई फर्स्ट वीक में जो इस बार जैसे हो रहा है वैसे ही रहेगा। तो इसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि यार एडवांस्ड के लिए अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है और बोर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जो भी 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं बोर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। जो अर्ली ड्रॉपर्स हैं वो अपना 75% क्राइटेरिया को मेंटेन मान के चलिए कि भाई हो लगेगा, ठीक है, मान के चलिए, है ना, तो परेशान नहीं रहोगे। हो सकता है ना लगे, हो सकता है लग जाए, क्योंकि देखो यार अगर आपने परसेंटेज अच्छे आ गए तो नुकसान क्या है, और अगर इंप्रूवमेंट करके आपने बढ़िया परसेंटेज लिया है तो नुकसान क्या है? बाद में आपका जो सीवी है, रिज्यूमे, वो बेटर ही बनेगा। तो ये जून जुलाई का मैंने फंडा आपको बता दिया कि भाई जून जुलाई के अंदर ये हो सकता है और अपने पास अभी टाइम है। अब अगला सवाल दिमाग में आता है अर्ली ड्रॉपर्स के और जो जिनका 11th वेस्टेड है कि सर क्या मैं 1 साल में कर सकता हूँ? बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही सवाल बार बार, सर क्या 1 साल में मैं टॉप 100 में आ जाऊँगा, टॉप 1000 में आ जाऊँगा? तो यार देखो 100 में तो आना सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल टाइप की चीज़ है, क्योंकि 100 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी बचपन से तैयारी कर रहे होते हैं, उनका बचपन पूरा STSO4 ने जला रखा होता है। तो पॉइंट इज दैट कि 100 की बात अभी एक बार छोड़ो, लेकिन हाँ यू कैन सिक्योर अ गुड रैंक, अच्छा रैंक आप कर सकते हो। लेकिन हाँ बस तभी होगा जब आप अब तैयारी फुल जोश में करोगे। अब देखो तैयारी करनी है तो 2 पॉसिबिलिटी है, तुम जानना चाह रहे होगे सर सेल्फ स्टडी करें या हम किसी कोचिंग में एनरोल करें। कोचिंग में करें तो ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें? तो यार मैं आपको बता देता हूँ, ऑनेस्ट एडवाइस है मेरा, सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन तो पॉसिबल है, अच्छी रैंक इस स्टेज पे पॉसिबल नहीं है, खासतौर पर अगर आप एक अर्ली ड्रॉपर हैं, ठीक है, या आप 11th वेस्टेड है, क्योंकि आप खुद से अगर इतना अच्छा प्लान कर रखा होता तो अभी तक आपका गेम चेंज ऑलरेडी हो रखा होता। तो खुद से प्लान या खुद से सेल्फ डिसिप्लिन करना आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली डिफिकल्ट हो रहा होगा। तो इसीलिए खुद से तो करने के चक्कर में मत रहिएगा, सिर्फ सेल्फ स्टडी से नहीं चलेगा, आपको कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। अब कोचिंग 2 तरह की है, या तो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ठीक है। तो आपको कहाँ जाना चाहिए? तो मेरा मानना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन हैं और खुद से प्लान कर सकते हैं सारी चीज़ें और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती बहुत ज़्यादा, तो फिर तो ऑनलाइन से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो भाई खुद से उनका डिसिप्लिन बनता ही नहीं है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, हेडेक भी हो जाता है और भी परेशानियाँ वो ऑनलाइन में फेस करते हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन सूट नहीं करता और आपका डिसिप्लिन वीक है, आपको रेगुलर मतलब कोई सामने हो और वो रियल में आपको मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, तो यू शुड गो फॉर ऑफलाइन, ठीक है। अब बात तो ठीक है, चलो भाई मान लो आपने ज्वाइन कर लिया कि भाई मेरे को ऑफलाइन ज्वाइन करना है, मुझे कोटा आकर पढ़ना है, ठीक है, और या घर पे पढ़ सकते हो, लेकिन कोशिश करना कोटा आना, क्योंकि ड्रॉपर्स के लिए और जो 11th वेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोटा जो है वो जन्नत की तरह है, अगर वो ठीक से मेहनत करते हैं तो, क्योंकि देखो बिना मेहनत किए कोटा भी किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। अब कोटा में क्या करना है आपको और मतलब किस तरीके से आप अपना परफॉर्मेंस मतलब इतने कम समय में कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा? तो यार देखो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो मैं जानता हूँ आप में से कई सारे जो लोग हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो अर्ली ड्रॉपर्स हैं और कई सारे जो 11th वेस्टेड स्टूडेंट हैं वो जानना चाह रहे होंगे कि भाई ATP स्टार का क्या कोई ऐसा बैच आ रहा है? तो यार ATP स्टार का ऐसा बैच आ रहा है जो अर्ली ड्रॉपर्स के लिए है और 11th वेस्टेड स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, जिसमें पूरा 11वीं 12वीं 11th 12th पूरा कराया जाएगा और बेसिक से लेके एडवांस तक कराया जाएगा। 9 मंथ्स जो आपके पास होंगे उसमें पूरा एडवांस लेवल का कंटेंट कराया जाएगा, एडवांस लेवल तक खत्म करा देंगे हम लोग 9 मंथ्स में। कैसे कराएंगे वो बात कर लेंगे अपन, ठीक है। और ये जो बैच है इसका नाम है ग्लेडिएटर 3.0 बैच है, ग्लेडिएटर 3.0, और ये मैं आपको बता देता हूँ ये 5 अप्रैल से कोटा में स्टार्ट हो रहा है, 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है गाइज, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर बैच है इसमें मैं खुद पर्सनली ओवरव्यू मॉनिटर करने वाला हूँ, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को गाइडेंस देने वाला हूँ, तो इसका फ़ायदा उठा सकते हो।
ग्लेडिएटर 3.0 बैच है 5 अप्रैल, अगेन बताऊंगा। ये बैच आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है। जो भी सारी परेशानी है ना आपकी कि इतने कम समय में कैसे होगा क्या होगा, इस बैच में सारी परेशानियां आपकी सॉल्व कर रखी हैं। 5 अप्रैल से स्टार्ट है, ठीक है। एनरोलमेंट इसमें स्टार्ट हो चुके हैं। तो स्कॉलरशिप बेनिफिट्स शुरू वाले स्टूडेंट्स को, इनिशियल स्टूडेंट्स को हम दे रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को आप फिल कर दीजिएगा। हमारी टीम आपको डिटेल बता देगी, ठीक है, स्कॉलरशिप से रिलेटेड और कैसे एनरोल करना है, क्या करना है। दे विल टेल यू एवरीथिंग, दे विल कनेक्ट विद यू। तो डिस्क्रिप्शन वाला फॉर्म आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात ये है कि करना क्या है। देखो भाई 9 मंथ्स में ना, मैं आपको बता रहा हूँ फंडा क्या होता है। 9 मंथ्स में बहुत सारा सिलेबस कवर करने को होता है। 11th है, 12th है, हमारे दिमाग में सर कैसे मैनेज होगा यार इतने कम टाइम में। हो जाता है। अब उसका होने का तरीका जो होता है ना, वो होता है बुलजाई कंटेंट। देखो यार ज़्यादातर जगह इशू क्या आता है कि इतने कम समय में सिलेबस कंप्लीशन होता ही नहीं है, ढंग से होता ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट कराया जाता है, खासकर ऐसा जो सिलेबस में होता ही नहीं है। लेकिन भाई हम यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर बैच मैंने आपको बताया ग्लेडिएटर 3.0 में, हम बुलजाई कंटेंट लेकर आते हैं। बुलजाई कंटेंट का मतलब है हाईली रेलेवेंट एंड फोकस्ड करिकुलम। पूरा करिकुलम आपका टेस्ट से लेके, आपका मटेरियल से लेके सब कुछ बिल्कुल टाइटली निट होगा। मतलब वही चीज़ें आपको कराई जाती हैं जो बिल्कुल सिलेबस में होती है, ठीक है। तो भाई उससे क्या होता है, आपका समय बच जाता है। यानी बाकी किसी भी कोर्स से, कहीं पे भी जो कोर्स हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उनसे लगभग 20 से 30% कम समय में ये कोर्स हो जाता है। इसलिए यानी 9 महीने में हम इसको करा देते हैं। बाकी सब जगह पे इसमें 20 से 30% यानी 11 से 12 महीने लगते हैं। बस यहीं पे खेल चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स को 2 महीने का एडवांटेज मिल जाता है। तो अगर तुम्हें वो 2 महीने वाला एडवांटेज चाहिए, पूरा सिलेबस करना है और मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो भाई कोटा आ जाओ, ठीक है। और ये बैच ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, दोनों है, ठीक है। तो आप अगर नहीं आ सकते तो ऑनलाइन कर सकते हो। लाइव क्लासेस कोटा से चलेंगी, ठीक है ना, ATP स्टार से चलेंगी। तो आप ऑनलाइन भी फ़ायदा उठा सकते हो इसका। अगली चीज़ इस समय होती है M2 आपको ज़रूरत होती है। M2 का मतलब क्या है? M2 का मतलब है मेंटरशिप एंड मॉनिटरिंग। यानी आपकी परफॉर्मेंस को कोई मॉनिटर करे, कोई गाइड करे लगातार कि भाई ये पाप है तुम्हारे, ये गलतियाँ कर रहे हो, फिजिक्स में ये कमज़ोरी है और इसको ठीक करो। तो फिजिक्स में आपको गाइडेंस मिले। तो इस तरीके से खुद से वो एनालाइज करना, प्लान करना डिफिकल्ट होता है हमारे लिए, है ना। तो यहाँ पे M2 जो है ना, इस समय आपके लिए मेंटरशिप एंड मॉनिटरिंग बेहद ज़रूरी होती है। अगली चीज़ है यार जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी कंसिस्टेंसी एंड एफर्ट्स। देखो यार, अब आपने सही कोर्स चुन लिया, सब कुछ अगर सही है ना, तो फिर बात आती है आपके एफर्ट्स की। अगर आप लगातार, आप कंसिस्टेंटली जो आपको कराया जा रहा है, आप किसी भी कोर्स में हो, आप ग्लेडिएटर 3.0 बैच में हो या कहीं पे भी हो, ठीक है, आप बस उसको प्रॉपर फॉलो करो, बढ़िया से फॉलो करो, ठीक है। मैं आप सभी के साथ ही हूँ, तो मैं आई विल कीप ऑन गाइडिंग यू अगेन एंड अगेन, ठीक है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में यार ये ज़रूर बताना कि आपका कौन सा कॉलेज में जाने वाले हो। JEE 2023 में कौन सा कॉलेज आपने एम किया है, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मुझे पता भी लग जाएगा इस समय तक कौन कौन सेशन में है, ठीक है। वो रियल फाइटर है, ठीक है, वो अपनी फैमिली का मेंबर है जो अभी तक है जुड़ा हुआ, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अभी तक लाइक नहीं किया तो यार लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आप समझ गए। तो आपकी कंसिस्टेंसी और एफर्ट जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। उसके बिना कुछ नहीं होता है। कोई भी कोर्स ले लो, कुछ भी कर लो, अगर आप मेहनत नहीं करोगे लगातार तो कैसे काम चलेगा। कोटा आने का बेनिफिट ये है आपके लिए कि आपको एक माहौल मिलेगा, बहुत ही अमेजिंग माहौल मिलेगा। जैसे ATP स्टार जो है हमारा राजीव गांधी नगर में कैंपस है, और उसके आसपास बहुत सारे हॉस्टल्स हैं जो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ATP स्टार कोटा में डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी हमारी रहती है, उसका टाइमिंग रहता है उसमें, जिसमें आप डाउट अलग से पूछ सकते हो, आप गाइडेंस लेने आ सकते हो। तो एक तरह से घर के आसपास सारे आप माहौल बहुत अमेजिंग रहता है। तो जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसके लिए तो जन्नत है, तो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हो, है ना। तो मैं आप सभी की वेट करूंगा कि 5 अप्रैल से पहले आ जाना। 5 अप्रैल से तो क्लासेस स्टार्ट है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दिया है ना स्कॉलरशिप के लिए, उस फॉर्म को फिल कर देना। हमारी टीम आपको जल्द ही कांटेक्ट करेगी। और कौन कौन कोटा आ रहा है वो भी बताना, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में। एंड योर कॉलेज एज वेल, क्या एम किया आपने। चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बढ़िया तैयारी करो।